नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुंडी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो विषयों पर आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत बंगाल से करेंगे। आज पूरब की तरफ ही रहेंगे, बंगाल और बिहार दोनों। बिहार में एक उपचुनाव होना है, बांकीपुर का विधानसभा सीट है, उसको जबरन इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है क्योंकि वहां से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार से मुंह की खाकर जा चुके हैं। उनका टेंट, बोरिया, बिस्तर सब बिहारी जनता ने पैक कर दिया था। अब इस बार 243 सीटों में वो नहीं लड़े, लेकिन एक सीट पर वो लड़ेंगे और भाजपा ने उस पर जानबूझकर, जिसे कहा जाता है, लोगों में उत्सुकता पैदा कर दी है। क्योंकि पहले अभिषेक बंटी को दिया टिकट, फिर अब सिन्हा जी को दे दिया है, उस पर आएंगे। लेकिन बंगाल पर पहले जाएंगे क्योंकि बंगाल थम नहीं रहा है। एक के बाद एक खबरें वहां आ ही रही हैं। अभिषेक बनर्जी ने वॉइस सैंपल देने से मना किया था, उस पर क्या हुआ, अभी की क्या लेटेस्ट बातचीत है, वो हम करेंगे दर्शकों। इसके अलावा जूट मिल्स 12 के करीब रीओपन हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ये खुले तौर पर वहां पर बरईपुर में ही एक हिंदू फुटबॉल प्लेयर था 17 वर्ष का, प्रसेनजीत मजूमदार, उसकी हत्या कर दी जिहादियों ने मिलकर, क्योंकि फुटबॉल मैच में कुछ बातचीत हुई थी, बहस हुई थी, विवाद हुआ था। तो अब आपके और सर के बीच से मैं हट रहा हूं, सीधा सर के पास चलते हैं। सर, पहले बंगाल पर बात करेंगे। बंगाल की ताजा स्थिति क्या है, क्या देख रहे हैं, क्या भविष्य हो रहा है और बंगाल से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, आपको और तमाम दर्शकों को व्यालोकवाणी के मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है व्यालोक। अभी जो बंगाल की राजनीति का, चूंकि जो कहते हैं कि जब खोलता हुआ कोई पानी होता है ना, तो उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। अगर चाय आपने कभी किसी उसमें देखा, बर्तन में बनाते हो, तो स्टैंड से छानने के बावजूद भी आप ये देखिए एकदम नहीं पी जाते हो, कप में रखते हो, थोड़ा इंतजार करते हो। तो बंगाल अभी इतना गर्म है कि आप ये समझिए अभी उसमें छान लिया गया है, कप में आ गई है चाय, लेकिन टाइम लग रहा है। इसीलिए उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको लग रही है कि पता नहीं कैसी बनी होगी, जब तक अंदर नहीं जाएगा। उबली तो सारी एक जैसी होती है, टेस्ट में पता चलता है। तो राजनीतिक जीत तो एक जैसी थी, जीत के बाद उत्साह, उमंग एक जैसी दिखाई दी। लेकिन आप देखिए बंगाल में अभी मल्टीपल चीजें चल रही हैं। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहता हूं दर्शकों को कि बंगाल में एक चीज साफ दिख रही है कि जो सिग्नेचर है शुभेंदु का, वो दिख रहा है। अगर ऐसा होता है, एक मुख्यमंत्री जिसको महज 2 महीने 2 दिन हुए हैं जिस सरकार को बने हुए, अगर वो अपना छाप छोड़ने में कामयाब हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि हमको ये मानना पड़ेगा कि अभी हमको सरकार से फिर बहुत सारी चीजें और गौर की उम्मीद है। जब हम लोग बात कर रहे हैं, उससे कुछ घंटों पहले ही यूसीसी पर कमेटी का वो नोटिफिकेशन हो गया, आ गई, जो यूसीसी पर है। याद होगा आप, जब ये पीछे हटा कि संसद लाएंगे और वो फिर कहा गया कि पीछे हट गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत क्लैरिटी के साथ उनको, वो इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि उनको वो करना पड़ रहा है, लोगों को जो है, सरकार को, जो करते हैं ना कि इशारा करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत शानदार कोच बाहर उछलता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है फुटबॉल में। वो सब मतलब जितना अंदर खिलाड़ी नहीं उछल रहे होते, उससे बाहर वो उछल रहा होता है, लेकिन वो बता रहा होता है। उसी तरह से केंद्र भी बता रहा है कि भाई अब थोड़ा सा ये, आप अगर उन तमाम बाकी राज्यों का यहां लागू कर दोगे तो कोई भी कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट सबसे पहला काम क्या करेगा, कहेगा कि आपने स्थानीय तौर पर किया कि नहीं, आपने सुझाव मांगे कि नहीं मांगे, आमंत्रित किए कि नहीं किए। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार ये जैसा उत्तराखंड में सर बहुत अच्छा चल रहा तो हमने वैसा कर दिया, गुजरात में हो गया और असम में तीसरा राज्य हो गया तो हमने कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अभी महाराष्ट्र ने भी किया। तो इसीलिए उन्होंने उस दिन जब ये किया था कि हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे, बीच में हम कमेटी बनाएंगे, तो जस्टिस रंजना देसाई थी, उन्होंने उस समय भी वही कहा था। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा कदम आज हुआ। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा होगा कि बरुईपुर रेप केस में अचानक सब निकल के बाहर आ गए।
हम लोग अक्सर उसको बहुत गाते हैं, आपने भी उसको बहुत सुना होगा कि जितने भी हरामखोर थे कुरबो जवार में, प्रधान बन के आ खड़े हुए अगली कतार में। तो वो ये भला अदम गोंडवी साहब थे तो भाई लेफ्टिस्ट बड़े कट्टर, लेकिन चलिए उनके शेरों को गुनगुनाया जाए हिंदी में, वो बहुत अच्छा उनका एक लहजा था, तो वो ये तर्ज है उनका। तो वो कई बार लगता है कि जैसे ही बरुईपुर हुआ लोग एकदम सड़कों पर उतरे, एकदम उतर के एकदम लाठी डंडा लेके निकल पड़े और उन्होंने एक हिंदू ढूंढा और उसको मार गिराया। तो भाई पहले बरुईपुर पे देखा ममता बनर्जी हरे रंग की मोमबत्ती लेके निकली, इतनी बड़ी मोमबत्ती, ताकि लोगों की नजर में आए। देखिए मोमबत्ती तो आपने देखा होगा आज तक इतने सारे देख लिए होंगे, कभी कोई कलर्ड मोमबत्ती देखी है क्या? नहीं। एक ने दर्शक ने देखी है क्या? नहीं देखी। वो त्योहारों पे लगाई जाती है। यहाँ तुम हरी मोमबत्ती, वो इतनी बड़ी मोमबत्ती तो हमने कभी नहीं देखी। इतने सालों से हम लोग अमन की आशा वाले गैंगों को देखते रहे, जो इस देश को जलाने के लिए पाकिस्तानियों का इंतजार करते हैं। हर बार वहां जाके वो मोमबत्ती लेके बॉर्डर पे जाया करते थे कि आओ तुम इस देश को जलाओ, हिंदुस्तान को, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे में आना चुपचाप, हमारे पास मोमबत्ती हम जला देंगे, है ना। तो उसी तरह से ममता बनर्जी इतनी बड़ी मोमबत्ती लेके गई हरे रंग की कि चिंता मत करना मैं हूं। लेकिन खैर उनके बहुत सारे लोगों का वहां क्या हुआ उस दिन का सबको मालूम है। तो आज जो है वहीं थे मुख्यमंत्री शुभेंदु, और फिर कहा कि इस बच्ची के तो हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, एनकाउंटर हो गया, पहला बंगाल का एनकाउंटर है वो। लोगों ने ऐसा लिखा बंगाल के, लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं पढ़ा, क्योंकि बंगाल में पुलिस ने वहां हमेशा से हत्याएं की हैं वहां की, उस समय की। कुछ पुलिस वालों का नाम ले रहे, क्योंकि भाई लीगली हमारे मत्थे पड़ जाएंगी साहब, ये तो साहब पुलिस का नाम ले रहे। कुछ पुलिस वालों ने हत्याएं की हैं क्योंकि वो ट्रेंड थे पॉलिटिकल किल के, वो अपराधियों को मारने के ट्रेंड नहीं थे। उनको तो बस इशारा मिल जाए तो आनंद मार्गियों को भरे चौराहे पे मार दे, भरे पुल पे देश के सामने काट दे, जला दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गोलियां चल सकती हैं, सिंगूर में चलेंगी, सब जगह चलेंगी, नंदीग्राम। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि जब अखबारों ने लिखा पहला एनकाउंटर। लेकिन हाँ, ये योगी की तरह का, कि वो याद होगा शुभेंदु ने क्लियर कहा था कि सुबह जमा होगा शाम को खर्च हो जाएगा, तो उन्होंने खर्च कर दिया, जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई खुशी की बात है या है, लेकिन वहां की जनता इतनी खुश हुई। लेकिन आपने देखा तुरंत जैसे ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने रेलवे लाइन रोकी, जिन्होंने रेलवे पटरियों को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने लिंचिंग की, वो अरेस्ट होंगे, हत्या का मुकदमा चलेगा। तुरंत एकदम मातम आ गया, तुरंत मातम छा गया। यहां तक कि उस लड़की के रिश्तेदार तक कहने लगे कि साहब हम खुश नहीं है, ये नहीं है, वो उनको पकड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो तो भाई थे। इसीलिए आज जब वो थे, आज भी उन्होंने इंद्रजीत, अब तक दोस्तों 28 के करीब लगभग पकड़े जा चुके हैं वो हत्यारे जिन्होंने हिंदू देखकर मारा। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे, मैं नहीं कह रहा भाई, कम्युनल एंगल पहले दिन कह दिया। तो इसका मतलब है कि शुभेंदु किसी भी तरह से समझौता करने की उसमें नहीं है, मूड में नहीं है। ठीक है, इलाज करो, ढंग से इलाज करो। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ उसके बाद अलग अलग रेप की घटनाएं आ रही हैं। हालांकि वो तो एक अपराध का राज्य है, वो इस बार वो लोग एफआईआर लिख रहे हैं, वरना तो बंगाल में एफआईआर अभी जो ये बढ़ी, जिसको लेकर वो छाती पीट रही है ममता बनर्जी की टीम, जो एआईटीसी की जो आईटी सेल है, वो बहुत छाती, उनको मालूम है कि उनके समय में जो एसओ अगर कोई एफआईआर लिखना चाहता था तो पहले टीएमसी के कार्यकर्ता के पास जाके पूछता था, गले वो जो मंडल वंडल थे, कि साहब एफआईआर दर्ज कर लें, फिर वो मना करता था। फिर वो रेप का खुद आरोपी भी होता था तो किसी दूसरे का नाम लेता था कि अच्छा वो ठीक है, वो बीजेपी कर रहा आजकल, उस सब का नाम ले। तो रेप उसने किया लेकिन नाम उसका हो, ये सब काम वहां चल रहा था। अब वो अल्पीकरण खत्म हुआ तो एक बड़ा काम ये हुआ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर। दूसरा ये है कि अभिषेक बनर्जी, दरअसल बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, मतलब वो कई बार क्या होता है, मल्टीपल स्ट्रेन में चले जाते हैं, मल्टीपल स्टेट में रहते हैं, उनको लगता है कि वो अभी भी राजा हैं, फिर लगता है नहीं शासन चला गया, फिर उनको कभी उसको डर लगता है कि अंडे की बजाय पत्थर ना आ जाए, फिर लगता है कि अंडा ना आ जाए, फिर वो अपने घर के बाहर देखता है कि अरे ये तो सब फोटो खींच रहे, वो घर वो है जहां उसने आसपास के लोगों के लिए पास बना दिए थे कि साहब ये जब निकलेगा तो सबको अपने घर में रहना है, यहाँ पास दिखाना है, उधर से बसों के रास्ते बंद कर दिए थे, मंदिर तोड़ के अपने अंदर कर लिया था। ये सारी चीजों के बाद अब वो अदालत में पहुंच रहा बार बार, क्योंकि उसके मुंह से उसने कहा था डीजे बजाएंगे, तो अदालत ने कहा कि भाई अपनी असली आवाज से बजाओ, अब वो बजा नहीं रहा।
विधाननगर बार बार बुला रहा कि यार बजाओ, आप बताओ तो कैसे बजेगा, अपने मुंह से बताओ। अब वो बताना नहीं चाहता, तो वो बार बार हाई कोर्ट में, अच्छा हो क्या रहा, उनके पास इतना पैसा है, वकीलों की टीम है, तो वो उनको कुछ ना कुछ राहत दिलवा देती थी। और वो दौर था, और हमने देखा है अमूमन लीगल फ्रेटर्निटी में पिछला समय कुछ ऐसा था कि वो बहुत बोल्ड फैसले देने से पहले बचते थे। बल्कि यहाँ तो बंगाल में तो हमने जो देखा वो पहली दुनिया में, हिंदुस्तान में तो नहीं देखा, जिसमें कि हाई कोर्ट का जज ही सुनवाई ना करे, ईडी की जांच पे कहने पुलिस आ गई, नहीं पब्लिक घुस गई है, ये कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता। तो वो उस स्थिति में उसको लग रहा था हम खरीद लेंगे। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे कोई सिस्टम बदल रही है, और सबसे अच्छा काम एजी वो जी सब बदल दिए इन्होंने। तो उसके बाद जैसे ही कल उन्होंने कल फिर पहुंच गए, क्योंकि कोर्ट उनको 3 बार बुला चुका था कि आप आइए, और उनको हाई कोर्ट ने एक सुरक्षा दी हुई थी कि भाई इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा, आप पूछताछ करेंगे, इनको पहले नोटिस भेजेंगे, और जो भी जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो जा ही नहीं रहा था। तो कल हाई कोर्ट ने छूटते ही जब फिर दोबारा पूछा, तो हाई कोर्ट ने छूटते ही कहा कि मैं तुम्हारी से वो ले लेता हूं वापस, सुरक्षा जो तुमको दी हुई है। तो जो वकील था उसी के हाथ पैर कांपने पड़े कि ये क्या हो गया। उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो आपके, जो आपने कहा था कि हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन उस सहयोग में आपने मुझे बार नहीं किया था कि मैं मजिस्ट्रेट के ये कहने पर कि मैं अपने गले का सैंपल दूं, वापस नहीं आ सकता। मैं तो उस राइट को एक्सरसाइज करने आया हूं। तो कोर्ट ने कहा छोड़ द क्रैप, जाओ अपना 15 तारीख को जाके चुपचाप उनको बताओ कि कैसे डीजे बजता है, मुंह से बताओ। तो वो जाके वो डीजे उनको देना है, और उसमें उनको सजा होगी। अगर ऐसा नहीं हो जाता बाद में सुनवाई के दौरान, जैसा हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली की राघव चड्ढा को थोड़ा स्किन मोटी रखो पॉलिटिशियंस को, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अभी आज की डेट में तो वो है। तीसरा आपके पास, तीसरा फिर वो है जो बड़ा विवादास्पद हो गया। भाई बंगाल की जनता ने सबसे ज्यादा उनको, हिंदुओं को, सनातनियों को, सबका बाजा बजाने वाले में हर एक भी आदमी टीएमसी में ऐसा नहीं था जिसको आप ये कह सकते हो कि ये भलो तृणमूल है, ये बुरा तृणमूल है, पोचा तृणमूल और भालो तृणमूल, कुछ नहीं था। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि भाई ये 3 सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया, कहने तुरंत अंदर आ जाओ। क्योंकि बीजेपी की लॉन्ड्रिंग मशीन एकदम तुरंत होगी, वॉशिंग मशीन उनके पास है, उन्होंने तुरंत वॉशिंग शुरू कर दिया। और बहुत सारे धुल पूछ के 3 सांसद एकदम बिल्कुल गोरे सफेद बच्चे की तरह आगे बैठ गए, ये लीजिए। तो उनको चुन लिया। उस पर जनता के अंदर बड़ा कंफ्यूजन हो गया। जनता बहुत दुखी हुई, जो इमोशनल जनता थी। लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया था कि समर्थकों का स्वभाव जानते हैं, वो होता है व्यालोक, पानी की तरह होता है। जो पार्टी होती है बर्तन, है ना, वोटर और समर्थक होते हैं पानी। तो जिस आकार का बर्तन करोगे वो बेचारा उसी में अपना ढल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस समय जरूरी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना है, देश के लिए कुछ काम करना है। तो इस समय वो भी चल रहा है, उसको लेके बहुत सारे लोग नाराज होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखिए, 2 चीजें मुझे साफ दिख रही हैं कि बंगाल बीजेपी ने किसी की एंट्री नहीं की, और बंगाल बीजेपी पर अभी तक दिल्ली ने वो भी नहीं डाला प्रेशर। हाँ, सांसदों का खेल उनका जरूर था, और उन्होंने चूंकि अगर ऐसे ही ले लेते, वैसे भी वो कर सकते हैं भाई, वो तो 22 के 22 को, आप ये सोचो ना, 22 के 22 को ले सकते हैं, वो तो पार्टी में हो सकता है। उन्होंने उनके लिए रूट बनाया जो ज्यादा थे। सुखेंदु शेखर के लिए उनके फादर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहे हैं। सुष्मिता बहुत दिन से चेहरा वेरा गाली गलौज, तो वो खैर सबका नैसर्गिक राइट है, तो वो तो सब नेता आजकल कर ही रहे हैं। तो उसने भी बेचारी ने खूब की, लेकिन अब वो कह रही होगी कि मैं दूसरों को दूंगी गालियां। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको ये अच्छा महुआ मोइत्रा हमको चाहिए भी, और उसने बैठते ही वो अपना काम शुरू कर दिया। उसने कहा महुआ मोइत्रा को कोई पार्टी नहीं ले रही, इसलिए नहीं जा रहा। तो उनका अपना खेल शुरू हो गया। बाकी बेचारे प्रकाश चिक जी हैं, उनका तो चिक चिक करनी होगी या कुछ भी होगा। उन्होंने जो गालियां वालियां दी थी, वो कह रहे होंगे कि हम हटा लेंगे। बीजेपी वालों ने कहा होगा हाईकमान ने कि कोई बात नहीं, हम यूट्यूब से और उससे सबसे हटवा लेंगे, प्रकाश जी खुद ही हटा लेंगे। प्रकाश जी ने कहा हम खुद ही हटा लेंगे, भाई हम क्या है। तो इस तरह से वहां पार्टियों में चल रहा। लेकिन जनता को जो है, जो काम है, मैं लास्ट वर्ड बोल दूं, जो काम है, जो जनता को चाहिए, राज्य की जनता को चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं हो रही। शुभेंदु अपने आप को बढ़ चढ़ के काम करते हुए दिखा रहे। और मुझे तो हैरानी हो रही है कि हम अब तक योगी जी, हेमंता और उन्हीं को सब सोचते थे कि ये आदमी सोते हैं कि नहीं सोते, मतलब पीएम को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है हमको शुभेंदु के लिए भी कहना पड़ेगा कि ये कुछ घंटे भी सोता है कि नहीं सोता है। लगातार जहां देखो इधर है, अभी वहां है, अभी वहां है, अभी नॉर्थ बंगाल में। तो ये एक अच्छा साइन है, बीजेपी के लिए भी अच्छा साइन है, और मेरे विचार से बंगाल के लोगों के लिए। जी सर, बीजेपी के लिए अच्छा साइन है। बीजेपी का एक मॉडल हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक देख रहे हैं बंगाल में, फ्री हैंड है, सब कुछ है। बिहार में भी फ्री हैंड है।
लेकिन बिहार को लेके भाजपा इतनी शिथिल क्यों है, ढीली क्यों है? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, पहले आपने उसको दे दिया जिसके माता पिता दोनों चारा घोटाले में थे, लालू के करीबी थे, सजाशुदा थे, उसकी शिक्षा को लेकर बवाल था। अभी आपने जिस व्यक्ति को दिया वो 94 की पैदाइश है और वो कह रहा है कि 2006 में मैं भाजपा का सदस्य बन गया। कौन सी भाजपा का सदस्य बन गया? और ये खुद पर हंसाने की, ये सब मौके देने की, मतलब इसमें कौन सी राजनीति है? ये कौन सा खेल है? कि या आपके लिए बिहार बिल्कुल एकदम आपने तय कर लिया है कि ये हमें 40 सांसद दे देंगे, सरकार बन जाएगी, चलता रहेगा? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री भी जो बनाया है वो भी, मैं उर्दू का शब्द कहूंगा, माशाअल्लाह ही है। तो खैर, भाजपा बिहार को लेकर इतना कंफ्यूजन में क्यों है? दरअसल एक बड़ी चीज है, हो सकता है दर्शकों को पसंद ना आए, लेकिन वह लोग जो सच है वो तो इतना ही होता है। चूंकि जब आपने पूछा तो मेरी मजबूरी है, अगर आप ये सवाल नहीं पूछते तो मैं जवाब नहीं देता। एक बड़ी दिलचस्प, यहाँ तो केवल सच ही चलता है। और मैं दूसरा एक और बता दूं कि देखिए, हमारे सोचने से ये सरकारें नहीं चलती और हम इन सरकारों को सही से पढ़ते भी नहीं। और मुझे ये मालूम है कि हम बीजेपी को पढ़ने में बहुत विफल रहे। इन सब के बावजूद, चूंकि हो सकता है कि दुनिया जो है 100 साल जीती हो, लेकिन मक्खी के लिए जितने दिन, 27 दिन का उसका जीवन काल होता है, वही 100 साल हो। तो हम पत्रकारों को इतना ही मान लीजिए, आप दर्शकों की, भाई हमारी बुद्धि इतनी है। लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं कि आप पहले तो एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाए जिसके बाप ने कहा कि मैं यहीं दफना दूंगा मोदी को, यहीं। चलिए ठीक है, पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी चीज की कमी नहीं थी, वो सर्वगुण संपन्न था। जो आरजेडी में होने के लिए गुण चाहिए, उस पे सब आरोप थे, जिस तरह के आरोप थे, वो सब आरोपों के साथ आपने उसको लाके बैठा दिया बंगाल के उस पर, बिहार की। आपके पास लोग हैं, अगर आप भजनलाल शर्मा को ला सकते हैं, आप मोहन यादव को ला सकते हैं, तो कुशवाहा समाज का कोई और भी ला सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है भाई, बीजेपी की रणनीति होगी। अब उसके बाद फिर मुझे हैरानी हुई कि आप ये कह रहे हो कि यार ये तो पर्चा भरवा दिया, और उसके बाद पर्चा भरवाने के बाद कह रहे हो कि नहीं साहब इसको हटा दे। मतलब मैं हैरान हो गया कि यार, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि भाई ये लड़ाई है। मैंने हंसते हुए कहा था कि भाई देखिए, वो लड़ने आ गया, अब उसको पूरी ताकत के साथ जो उसके भेजे गए लोग हैं, चूंकि देखिए हमारा जो मित्र है, ये क्या नाम है उसका, प्रशांत किशोर, उसने एक अच्छा काम किया। वो सबसे पहले जब बाहर से पढ़ के आया था, बाहर से पढ़ने के आने वाले लोगों को मैंने देखा, माफ करना सबके लिए, क्योंकि मेरे बच्चे परिवार भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने वहां की सारी जो विदेशों की हरामखोरियां थी उनको बड़े अच्छे से समझा, स्टडी किया वहां, और उनको बड़ा अच्छे से यहाँ इंप्लीमेंट भी किया। अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे से किया। जैसे आपने देखा होगा, अमित जोगी के, उनके अजीत जोगी के बेटे ने मर्डर ही करवा दिया था, है ना। एक अटलांटिका आ गया था, जो आपका ये जो एटालिका, ये जो आपका आजकल हुआ उसमें चला गया, जयंत चौधरी आरएलडी वाले में। और ऐसे ही प्रशांत किशोर ने क्या किया, वो समझ गए कि खेल कहाँ है, इनको सब माल पानी देते रहो या नमस्ते करते रहो, तो ये लोग इनके नजर में, उनको सब लोग इंटरव्यू लेते हैं उसका, धीरे धीरे उसको बड़ा हो गया। अब वो चुनाव लड़ने आया तो सबने लिख दिया कि पलट जाएंगे तख्ते, और तख्त और ताऊत बदलेंगे, और सब बदलेंगे, राज बदल देंगे, भाज बदल देंगे, जो भी बदलना था उनको। वो चुनाव में नहीं बदल पाए बेचारे, लेकिन चलो यहाँ बदल देंगे। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने बहुत बड़ा नाटक, बहुत बड़ा सुंदर बनाया। उसने बताया कि देखिए साहब, इनके पिता तो ये थे, हमने पहले ही बदल लिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, उससे पहले ही हमने पकड़ लिया। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि इनकी एलआईयू बड़ी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि टिकट देने के बाद जब सारे पर्चा भरवाने पहुंच गए, उसके बाद इनको पता चला, रहे भाई साहब इनकी तो उम्र 18 साल 15 महीने 300। ये अजीब सा था। खैर, दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस आदमी ने चारा घोटाला शुरू किया, चारा घोटाला लालू ने थोड़ी शुरू किया था, जगन्नाथ मिश्रा ने शुरू किया था। उसके पहले से चल रहा था, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा तो संस्थागत ले आए थे ना, राणा एंड कंपनी को, उन्होंने सजा भी हुई थी। भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई यही तो कह रहा हूँ, वो तो सजा हुई, वो तो मैं बता रहा हूँ, तो सजल को भी हुई, सबको हुई, उनकी बात नहीं है, क्योंकि मैं रांची में था जब ये कोर्ट में सजा हुई। लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि उसका बेटा तो मंत्री है,
जी। बीजेपी का विधायक भी, इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि ये जो है इसके, अरे इसके तो माता पिता थे यार। दरअसल ये जब किसी पार्टी का उरूज होने लगता है ना व्यालोक, तो जब पार्टी में पक्ष विपक्ष बनने लगते हैं तो समझ लीजिए कि खेल है। अभी जनता जो है, जनता को देखिए, इस देश की जनता का एक बड़ा वो हुआ कि उनको जिस पार्टी ने जगाया है, जिनको ये समझाया कि देखिए व्यक्तिगत, ये जनता इस समय तुम सोचो व्यक्तिगत हितों से अलग होके, जनता, आप पेट्रोल जब बढ़ता है, अगर आप कहते हैं, व्यालोक ने अगर कह दिया कि व्यालोक पेट्रोल महंगा हो गया, तो जनता जूते से मारने पे आ जाती है। वो महंगा दे रही है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व जरूरी है, हम महंगाई को देख लेंगे। फिर जब आप कहते हो कि यार ये देखो E20 क्या हो गया, तो वो कहती है तुम मक्कार हो। जब आपने ये कहा कि देखिए महंगाई या ये सब चीजें, उस पर भी कहा, क्यों? क्योंकि जनता ने इस देश की ये रियलाइज किया कि ये जो बाकी पार्टियां हैं ये हमारे अस्तित्व को संकट में डाल रही है, तो इसीलिए उन्होंने अपने नुकसान को सह के भी बीजेपी को वो खड़ा कर रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर अब एक नई किस्म की एरोगेंस है वो जो दिख रही है, वो भले ही कुछ भी करे। चलिए, इस पे तो हमारा मुंह बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपको तो पता नहीं, आप क्या पत्रकार है, तू क्या है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है, वो लिख दिया। भाई सही बात है, उसको ज्यादा आता होगा, वही पत्रकार होगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि आप ये सोच के देखिए कि वो हमने मान लिया सुखेंदु शेखर राय को ले आए, सुष्मिता को ले आए, सब ले आए, तुमको ज्यादा पता है। अबे इस विधायक को लाने का क्या मतलब, ऐसा क्या करना था तुमको, जो जीती हुई सीट है, जहां अभी आप हार नहीं रहे हो लंबे समय से, और आपने अपने अध्यक्ष को ही उस पे खड़ा कर दिया, बैकफुट पे। जो अध्यक्ष, जो उसने कहा मेरा आदमी है, फला आदमी है, उसको 2 मिनट में तुमने समझा दिया कि चौसर पे शतरंज में जो मोहरा होता है ना सिपाही, वो बॉर्डर तक चला जाए तो भी बदलना पड़ता है, बदले में उसको गोटी मिलती है, वो थोड़े आगे चला जाता है बादशाह को मानने। तो ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी के अंदर की इंटरनल स्ट्राइक है, और बिहार को लेकर उनके पास अपने आइडिया होंगे। देखो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पढ़ना आज की डेट में भी बहुत असंभव है, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, और उनके दांव सही हैं अभी तक। तो मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा व्यालोक, कि जब आप जीतते हैं कोई आपसे रणनीति नहीं पूछता है, और जब आप हारते हैं तो बताने के लिए वहां मौजूद नहीं होता। क्या बात है, जब आप जीतते हैं तो आपसे कोई रणनीति नहीं पूछता, और जब आप हारते हैं तो कोई बताने वाला नहीं। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई सफलता के सैकड़ों पूत होते हैं, लेकिन असफलता का कोई एक बाप भी नहीं होता। दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको ये वीडियो किसी काम का लगा हो तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा। धीरेन्द्र पुंडीर सर धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पर भी पाए जाते हैं, इनका अपना चैनल है। अगर आपको मौलिक और शोधपरक जानकारियां चाहिए तो वहां जाइए। व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। चाहे तो थोड़ी रफ्तार बढ़ा सकते हैं, आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारी वॉइस रेजोनेट करती है और दूर दूर तक पहुंचती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय श्री